आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी मिठाई वाला। इस कहानी के लेखक थे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में यानी भाग 2 में हमने पढ़ा कि 6 माह बाद खिलौने वाला अब मुरली वाला बनकर आता है और मधुर स्वर में मुरली गा बजाकर बेचा करता है। जब मुरली वाला रोहिणी की गली में आता है और बच्चों को मुरलियाँ बेचता है तो रोहिणी मुरली वाले को देखकर विचार करती है कि मुरली वाला बच्चों से कितना प्यार करता है, स्नेह करता है। बच्चों की खुशी के लिए वह उन्हें सस्ते में ही मूल्य बेच रहा है। इस दृश्य को देखकर रोहिणी विचार करती है मुरली वाले के बारे में। फिर मुरली वाला कभी उस जगह नहीं दिखाई देता और ना ही मुरली वाले का वह मीठा स्वर कभी उधर उस जगह पर नहीं सुनाई देता है। पढ़ते हैं कहानी के आखिरी भाग को यानी भाग 3 को। जानेंगे कि आगे कहानी में क्या हुआ। 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अंजुना लंबित केश राशि सुखा रही थी। 8 महीने बाद सर्दी के दिन आ चुके थे। जो रोहिणी है वह नहाकर मकान की छत पर चढ़ी चढ़ी हुई थी ताकि वह अपने हाथों से अपने हथेलियों से अपने बालों को सुखा सुखा सके। यह अंजानुलंबित का अर्थ होता है कि अपनी हथेलियों में बालों को लेकर। केश का अर्थ होता है बाल। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यानी अब मिठाई वाला आता है। और गली में रोहिणी सुनती है, बालों को सुखाते वक्त छत पर सुनती है कि अब मिठाई वाले की आवाज आ रही है। और गली में मिठाई वाला आया है और कह रहा है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, यानी मिठाई वाले का स्वर रोहिणी जानती थी। और झट से रोहिणी नीचे उतर आई, परिचित का अर्थ होता है जानना। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, यानी विजय बाबू मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। विजय बाबू की बूढ़ी दादी थी मकान के अंदर। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठ बैठी रहूंगी। रोहिणी विजय बाबू की दादी से कहती है कि दादी माँ, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई वाले से मिठाई लेनी है। उस मिठाई वाले को नीचे वाले कमरे में ठहराओ। मैं गली में मिठाई लेने के लिए नहीं जा सकती। तुम जरा नीचे वाले कमरे में बिठाओ और मैं चिक यानी पर्दे के पीछे बैठकर बैठकर मिठाई खरीद लूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। यानी दादी उठकर कमरे में आकर मिठाई वाले को बुलाती है और कहती है, मिठाई वाले इधर आओ। और मिठाई वाला दादी माँ के पास आता है, निकट का अर्थ होता है पास आना। और बोलता है कि दादी माँ, कितनी मिठाई आपको चाहिए? ये नई तरह की मिठाई मैं लाया हूँ। रंग बिरंगी मिठाई है जिसमें से कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, जायकेदार है और बड़ी देर तक ये मुंह में टिकती है, यानी ये मिठाई घुलती नहीं है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। यानी जो मिठाई वाला है वह अपनी मिठाई की विशेषताओं का यहाँ वर्णन कर रहा है। और मिठाई का विशेषताओं को वर्णन करते हुए दादी माँ से कहता है कि बच्चे इस मिठाई को बड़े चाव से चूस कर खाते हैं। और इस मिठाई में गुण है कि इस बच्चे जब इसको खाएंगे तो उन्हें खांसी भी नहीं होगी, क्योंकि सर्दी का मौसम था और बच्चों को खांसी हो जाती है इस मौसम में। इसलिए वह कह रहा था मिठाई वाला कि बच्चे बच्चे यदि इस मिठाई को खाएंगे तो उन्हें खांसी भी नहीं होगी। और बोलता है कि माँ, कितनी चाहिए आपको ये मिठाई? चपटी है मेरे पास, गोल है, पहलदार मिठाई है। मैं 1 पैसे की 16 मिठाई देता हूँ, यानी 16 गोलियां देता हूँ। दादी बोली। दादी माँ मिठाई वाले का जवाब देते हुए बोल पड़ती है, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। यानी 1 पैसे की 16 गोली दादी माँ को बड़ी महंगी लगती है। वह मिठाई वाले से कहती है,
एक 16 तो बहुत कम गोली दी है आपने। आप 1 पैसे में 25 मिठाई दीजिए। मिठाई वाला कहता है, मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें, क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूंगा। मिठाई वाला दादी से कहता है कि नहीं दादी, मैं 1 पैसे में 25 गोलियां नहीं दूंगा। ये 16 गोलियां भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1 पैसे में। खैर, मैं 16 गोलियों से ज्यादा 1 पैसे में नहीं दे सकता हूँ। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। या रोहिणी दादी के पास आती है और कहती है, दादी माँ, ये मिठाई बहुत सस्ती दे रहा है। और दादी माँ की ओर पैसे देती है और कहती है कि 4 पैसे की मिठाई ले लो। यानी 1 पैसे की 16 मिठाई थी, तो 4 पैसे की हो गई 64 मिठाई। और वह पैसे देती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी बूढ़ी हुई मोल भाव, अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनता है और तभी दादी माँ पैसे देते हुए कहती है कि 4 पैसे की मिठाई दे दो। अच्छा, तुम 25 मिठाई नहीं दे सकते तो कम से कम 20 ही मिठाई दे दो। और कहती है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे वस्तुओं का मोल भाव अब मुझे करना नहीं आता, ज्यादा करना भी नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। दादी माँ अपने वचन सुनाती है और अपने द्वारा कही गई बात से मुस्कुरा देती है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? रोहिणी मिठाई वाले की मिठाई वाले के बारे में जानना चाहती है और वह दादी से कहती है कि दादी माँ, इस मिठाई वाले से पूछो कि ये मिठाई वाला इस शहर में अभी आया है या इससे पहले भी आ चुका है। यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। फिर वह मिठाई वाले की ओर कहती है कि तुम यहाँ तो रहते नहीं हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। दादी ने रोहिणी की बातों को दोहराने की इच्छा की ही थी। चेष्टा का अर्थ होता है इच्छा करना। इच्छा की ही थी कि मिठाई वाले ने रोहिणी के बातों का जवाब दिया और कहा, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। यानी मिठाई वाला पहली बार नहीं आया था और कई बार वह आ चुका था रोहिणी के इलाके में। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, यानी पर्दे की आड़ से वह बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाले से रोहिणी पूछती है कि पहले तुम मिठाई बेचने के लिए आए थे या और कोई वस्तु ले बेचने के लिए इधर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला। मिठाई वाला रोहिणी की बातों को सुनकर अपने मन में संशय भरकर चकित होकर बोलता है कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाला चकित होकर और हर्ष होकर मुस्कुराकर बोलता है कि मिठाई बेचने से पहले मैं यहाँ खिलौने लेकर आया था और मुरली लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। यानी रोहिणी जो सोच रही थी कि मिठाई वाला ही मुरली वाला है और मुरली वाला ही खिलौने वाला है, यानी तीनों चीज बेचने वाला एक ही व्यक्ति है, और रोहिणी का अनुमान ठीक निकलता है जब यह बातें मिठाई वाले से वह पूछती है। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। यानी रोहिणी अब मिठाई वाले से उसके बारे में ज्यादा बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठती है। वह कहती है, वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह कहती है कि इस काम को करने में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मिठाई वाला बोलता है, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। रोहिणी की बात का जवाब देते हुए मिठाई वाला कहता है कि मुझे मिलता क्या है, खाने भर के लिए यानी दिन भर का खाने का पैसे का जुगाड़ हो जाता है, और कभी कभी तो इतने सस्ते में मैं बेचता हूँ तो खाने भर का जुगाड़ भी नहीं हो पाता। पर हाँ, मैं अपनी वस्तुओं को बेचकर मुझे संतोष मिलता है, धैर्य मिलता है, और कभी कभी तो मुझे बहुत ज्यादा सुख मिलता है, और मैं यही सुख चाहता हूँ। यह रोहिणी को बातें बताता है मिठाई वाला। सो कैसे? रोहिणी आगे पूछती है, यह सुख तुम्हें कैसे कैसे मिलता है और तुम इस सुख को क्यों चाहते हो?
वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? यानी मिठाई वाला कहता है कि अब इन बातों का क्या लाभ है, इन बातों को करने का क्या वजह है, अब मैं व्यर्थ में इन पर चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। यानी मिठाई वाला रोहिणी से कहता है कि आप मेरे बारे में जानकर क्या ही करेंगी, यदि मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा तो आपको दुख ही होगा। यानी मिठाई वाला आखिर क्या बताएगा जो रोहिणी के मन को दुखी कर दे, आइए जाने। रोहिणी बोलती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी। रोहिणी बोलती है कि जब तुमने अपने बारे में इतना कुछ बता ही दिया है तो आगे भी बता दो, मैं तुम्हारी बातों को सुनने के लिए बहुत उतावली हो रही हूँ, उत्सुक हो रही हूँ। मैं तुम्हारा हर्जाना नहीं होने दूंगी। हर्जाने का मतलब होता है नुकसान। मैं तुमसे और भी मिठाई ले लूंगी। यानी वह कहती है कि तुम अपने बारे में मुझे अधिक बातें बताओ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी, लेकिन अपने बारे में मुझे और भी बातें बताओ, और भी जानकारी दो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। यानी मिठाई वाला बहुत गंभीर हो जाता है और कहता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। वह कहता है कि मैं भी अपने नगर का एक सम्मानित और बड़ा आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। यानी मिठाई वाला कहता है कि मैं अपने नगर का बहुत सम्मानित आदमी था, मेरे पास मकान था, व्यवसाय है, घोड़े गाड़ी है, नौकर चाकर सभी कुछ था उस समय। स्त्री थी यानी उनकी पत्नी थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। वह अपने परिवार के बारे में बताता है कि उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सांसारिक सुख था। वह कहता है कि मेरे मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। घर से बाहर मेरे पास इतना धन था और घर के भीतर मेरे पास परिवार का सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। वह कहता है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मुझे जान से प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। वह अपने बच्चों के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के जीते जागते खिलौने हो। उनकी हटकेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। वह बताते हैं कि जब मेरे बच्चे घर में खेलते थे तो उनकी हंसी खुशी घर में शोर का रूप ले लेती थी। कोलाहल मचा रहता था उनके खेलने से। समय की गति, विधाता की लीला। अब वह कहता है कि समय की गति बदली और विधाता ने कुछ और ही रच दिया। यानी मिठाई वाले के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जाने। अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले। वह कहता है कि अब मेरे परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है, सब मर चुके हैं। और दादी से कहता है कि प्राण निकाले नहीं निकले, यानी अब मैं मरना भी चाहता हूँ तो मर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। वह कहता है कि अब मैं उन बच्चों की यानी अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ, इसलिए कभी मैं उनके लिए खिलौने बेचता हूँ, मिठाइयाँ बेचता हूँ और मुरलियाँ बेचता हूँ। वह कहता है कि मैं अपने बच्चों की तलाश दूसरे बच्चों में करता हूँ और इस तरह के काम करने में मुझे बहुत खुशी होती है। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता घुल घुल कर मरता। वह कहता है कि मेरे बच्चे जो मरे हैं कहीं न कहीं उनका जन्म जरूर हुआ होगा अन्य बच्चों के रूप में, और यदि मैं अपने घर में ही पड़ा रहता और शोक में डूबा रहता तो घुल घुल कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। यानी अब मैं जो खिलौने बेच रहा हूँ, मुरली बेच रहा हूँ और मिठाई बेच रहा हूँ और बच्चों की खुशी को मैं देख रहा हूँ, उनके हर्ष को देख रहा हूँ, तो मैं सुख और संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। वह कहता है कि अन्य बच्चों को देखकर मैं अपने बच्चों के बारे में सोच सकता हूँ और अपने बच्चों की झलक को देख सकता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। वह दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की प्रतिमा को देखता है। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। वह दादी माँ से कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, आपकी दया से यानी दादी की दया से मेरे पास तो पैसे काफ़ी है। यानी वह मिठाई वाला बहुत अमीर
व्यक्ति है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। वह कहता है मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास नहीं है तो केवल बच्चों की खुशी। मेरे बच्चे मर चुके हैं और मैं बच्चों की खुशी के लिए ही मिठाई वाला बनता हूँ, खिलौने वाला बनता हूँ और कभी मुरली वाला बनता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू उसकी आंखें आंसुओं से तर है। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा और मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ चुके थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी के बच्चे इसी समय आ जाते हैं। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। वह कहते हैं चुन्नू मुन्नू रोहिणी से चिपक जाते हैं और वह कहते हैं कि अम्मा मुझे मिठाई चाहिए, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मिठाई वाला चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे देता है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, यानी पर्दे के पीछे जो रोहिणी खड़ी थी उसने पर्दे के पीछे से ही मिठाई वाले की ओर पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। वह कहता है मिठाई वाला कि मैं इन पैसों को अब मैं नहीं लूंगा और अपनी पेटी को उठाकर चलने लगता है। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी दादी माँ पैसे देती है तब तक मिठाई वाला अपनी पेटी को उठाकर आगे चलता है और मधुर स्वर में गाता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो दोस्तों यह थी कहानी मिठाई वाला। इस कहानी में लेखक ने फेरी वालों के जीवन को प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार वे खेल खिलौने मिठाइयाँ लेकर शहर गांव गली मोहल्ले में घूम घूम कर बच्चों के मन को बहलाते हैं, उनको खुश करते हैं। अब वे कभी कभी बिना लाभ के भी बच्चों को सामान बेच देते हैं। आगे इस कहानी से हमें एक पिता की व्यथा और उसके स्नेह की कहानी भी जानने को मिली है, जो पैसों का तो धनी है लेकिन पारिवारिक सुख के अभाव में वह फेरी वाला बनकर अपने बच्चों को बाकी बच्चों में ढूंढने की कोशिश करता है। कहानी बहुत अच्छी थी जिसे हमने आसानी से समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों यह थी कहानी मिठाई वाला। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।